द घोस्ट सोल्जर हु रिफ्यूज टू सरेंडर। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जंग जो कभी खत्म ही नहीं हुई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं इंसानी बर्दाश्त और हमारे दिमागी कंडीशनिंग की ताकत की एक ऐसी सच्ची कहानी में जो आपको सच में हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कैसे एक सिपाही 29 सालों तक बिल्कुल अकेला एक जंग लड़ सकता है? जरा इस मंजर को अपने दिमाग में बिठाइए। मार्च 1974 का वक्त है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 को पीछे छोड़ चुकी है, नए शहर बस चुके हैं, लोग शांति से जी रहे हैं। लेकिन फिलीपींस के लुबंग आइलैंड के एक बेहद घने जंगल में एक आदमी की जंग अब भी चल रही है। दुनिया के लिए जो जंग दशकों पहले खत्म हो चुकी थी, वो उसके लिए हर रोज की हकीकत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, द घोस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये कहानी है जापानी इंपीरियल आर्मी के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हीरो ओनोडा की। जब 1974 में उसे आखिरकार ढूंढा गया ना, तो उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी वर्दी चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी, लेकिन उसकी राइफल और उसकी तलवार बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही थी। ओनोडा के लिए जैसे 1944 के बाद वक्त रुक सा गया था। उसे पूरा यकीन था कि दुश्मन आज भी झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठा है, और अगर उसने जरा सी भी चूक की तो उसे पकड़ लिया जाएगा। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा हमारा दूसरा हिस्सा, फोर्ज्ड इन इंपीरियल जापान। देखिए, अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ओनोडा का बर्ताव एकदम पागलपन लगेगा, लेकिन उस वक्त की कट्टर मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। 1922 के उस मिलिटराइज्ड जापान में जब एक बच्चा चलना सीखता था ना, तो उसे सिर्फ चलना नहीं, बल्कि अपने एम्परर यानी सम्राट के लिए खुशी खुशी जान देना सिखाया जाता था। बेहद सख्त अनुशासन, सरेंडर या हार मानना, ये शब्द तो उनकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। उनके लिए कमांडर का हुक्म सीधे भगवान के हुक्म जैसा था, जिस पर सवाल उठाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी कंडीशनिंग का सबसे बड़ा सबूत है वो हुक्म जो नकानो मिलिट्री स्कूल में उसके कमांडर ने उसकी आंखों में देख कर दिया था। उन्होंने कहा था, तुम्हें किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करना है। याद रखो, तुम्हें अपनी जान भी नहीं देनी है। चाहे 3 साल लगें या 5 साल, हम तुम्हारे लिए वापस जरूर आएंगे। बस ये चंद शब्द ओनोडा के दिमाग में ऐसे छप गए, जिन्होंने उसे अगले 3 दशकों के लिए उस खौफनाक जंगल में कैद कर दिया। ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम साइकोलॉजिकल एंकर है। इस हुक्म के बाद शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, द अनएंडिंग गोरिल्ला मिशन। ओनोडा को भेजा गया फिलीपींस के लुबंग आइलैंड। ये जगह जंग के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उसका मिशन एकदम क्लियर था, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय। मतलब छुपकर दुश्मन की सप्लाई लाइंस तबाह करना, उन पर लगातार नजर रखना और जंगल के चप्पे चप्पे को दुश्मन के लिए एक जीता जागता जहन्नुम बना देना। इसके लिए उसे जासूसी और गुरिल्ला वॉरफेयर की ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अकेला ही पूरी फौज को छका सके। लेकिन फिर आता है अगस्त 1945। दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराता है, जापान सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। अलाइड फोर्सेस ने जंगल में हवाई जहाजों से पर्चे गिराए कि भाई जंग खत्म हो गई है, बाहर आ जाओ। लेकिन ओनोडा, उसने इन पर्चों को सिरे से खारिज कर दिया। उसकी दिमागी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उसे लगा, अरे नहीं, ये तो दुश्मन की चाल है, एक प्रोपेगेंडा है मुझे बाहर निकालकर मारने का। और इसी सोच ने शुरुआत की हमारे चौथे चैप्टर की, डेकेड्स इन द जंगल। अब जरा सोचिए, एक इंसान बिना किसी सपोर्ट के एक भूत की तरह जंगल में कैसे सर्वाइव करेगा? कोई छत नहीं, कोई मेडिकल हेल्प नहीं। ओनोडा और उसके साथियों ने बस कच्चे केले और नारियल खाकर दिन काटे। वो रात के अंधेरे में गांव वालों के खेतों से चावल चुराते थे, कभी कभार किसी गाय का शिकार कर लेते और उसके गोश्त को धूप में सुखाकर महीनों तक चलाते। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन की नजरों से बचने के लिए उन्हें लगातार हर वक्त अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। और फिर शुरू हुआ अकेलेपन का वो खौफनाक सिलसिला। 1945 में जंग खत्म हुई, पर ओनोडा वहीं डटा रहा। 4 साल बाद 1949 में उसका एक साथी अकात्सुकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने सरेंडर कर दिया। फिर 1954 में उसका दूसरा साथी शिमादा एक गोलीबारी में मारा गया और अल्टीमेटली 1972 आते आते उसका आखिरी साथी कुजोका भी मारा गया। मतलब 1974 तक ओनोडा उस विशाल खतरनाक जंगल में बिल्कुल पूरी तरह से अकेला रह गया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दर्दनाक और ट्रैजिक पहलू सामने आता है। 30 से ज्यादा, जी हां, 30 से ज्यादा आम नागरिक और लोकल देहाती लोग ओनोडा और उसके साथियों के हाथों मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। अब समझने वाली बात यह है कि ओनोडा कोई सीरियल किलर नहीं था।
अपनी उस पैरानॉइड ट्रेनिंग की वजह से उसे सचमुच लगता था कि ये सारे आम लोग भेस बदले हुए दुश्मन के सैनिक हैं। इस बीच ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे निकालने की कोशिशें नहीं हुई। फिलीपींस की सरकार और जापानी अथॉरिटीज़ ने आसमान से न्यूज़पेपर, ओनोडा के घरवालों की चिट्ठियां, यहां तक कि उनकी पुरानी तस्वीरें तक गिराईं। हद तो तब हो गई जब लाउडस्पीकर पे उसके सगे भाई की आवाज़ जंगल में ब्रॉडकास्ट की गई। लेकिन ओनोडा का साइकोलॉजिकल डिफेंस इतना इम्पेनेट्रेबल था कि उसने इन सभी चीज़ों को दुश्मन की एक बेहद चालाक साजिश मान लिया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्विस्ट आता है। सेक्शन 5, एन अनलाइकली रेस्क्यू मिशन। जहां दुनिया भर की फौजें और सरकारें हार मान चुकी थीं, वहां एंट्री होती है 24 साल के एक जापानीज लड़के नोरियो सुजुकी की। ये लड़का एक अलग ही एडवेंचर पर था। इसकी लाइफ के बस 3 अजीब से गोल्स थे। पहला, एक पांडा देखना, दूसरा येटी यानी स्नोमैन को ढूंढना, और तीसरा हीरो ओनोडा को खोजना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान को सरकारें 30 साल से नहीं ढूंढ पाईं, उसे इस लड़के ने बिना एक भी गोली चलाए महज 4 दिन के अंदर जंगल में ढूंढ निकाला। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। सुजुकी जब ओनोडा से मिला तो उसने बहुत ही स्मार्टली काम लिया। वो समझ गया कि इस इंसान के साथ हथियारों से नहीं, दिमाग से निपटना होगा। जब सुजुकी ने उसे सच बताया तो ओनोडा ने एक आखिरी और अल्टीमेट शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर सिर्फ तभी यकीन करूंगा जब मेरा खुद का कमांडिंग ऑफिसर पर्सनली यहां आकर मुझे ड्यूटी से रिलीव करने का ऑर्डर देगा। इसके बाद जापानी सरकार एक्शन में आई। उन्होंने पुरानी फाइल्स खंगाली और मेजर तानिगुची को ढूंढ निकाला। जो मेजर 1944 में एक खूंखार कमांडर था, वो अब एक बूढ़ा इंसान बन चुका था जो शांति से किताबें बेचता था। उसे तुरंत फ्लाइट से लुबंग आइलैंड लाया गया, और वो पल वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब 52 साल के ओनोडा ने अपने पुराने कमांडर को देखा तो वो तुरंत अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो गया। मेजर तानिगुची ने ऑफिशियली उसे ऑर्डर्स पढ़कर सुनाए और ड्यूटी से आज़ाद किया। ओनोडा फूट फूट के रो पड़ा और अपनी चमकती हुई राइफल उन्हें सौंप दी। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सरेंडरिंग टू टाइम। आप सोचिए, ओनोडा के दिमाग में जो जापान बसा था और जो जापान हकीकत में था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। 1944 का वो जापान एक मिलिट्राइज्ड देश था जो एम्परर के लिए पूरी दुनिया जीतने पर तुला था। लेकिन जब वो 1974 में वापस लौटा तो वो जापान टेक्नोलॉजी से भरा, वेस्टर्न कल्चर अपना चुका एक बहुत ही पीसफुल देश बन चुका था। ओनोडा के लिए ये कल्चर शॉक बहुत भयंकर था, क्योंकि वो एक ऐसे देश को बचाने के लिए लड़ रहा था जो असल में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जापान लौटने पर उसे एक नेशनल हीरो की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन वो इस नई मॉडर्न दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाया। उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा था कि उसकी गलतफहमी की वजह से 30 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इसी बेचैनी में वो अगले ही साल ब्राज़ील शिफ्ट हो गया। हालांकि अपनी गलतियों का थोड़ा ही सही पर प्रायश्चित करने के लिए वो 1996 में वापस लुबंग आइलैंड गया और वहां के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए $10,000 डोनेट किए। फाइनली साल 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में उनका निधन हो गया। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ओनोडा ने अपनी ड्यूटी, अपनी वफादारी की जंग तो 100% जीत ली, लेकिन क्या वो वक्त के खिलाफ लड़ी गई जंग हार गया? ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी इंसान के दिमाग में कोई बात इतनी गहराई से बिठा दी जाए तो उसकी ताकत कितनी खौफनाक हो सकती है। और तब क्या होता है जब हमारी अंधी वफादारी खुद सच्चाई से भी ज्यादा लंबी उम्र पा लेती है? इस सवाल के बारे में जरा सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।